कोमल और वर्षा दोनों बचपन की सहेलियां थीं। दोनों में बहुत प्यार था, पर वक्त के साथ जब दोनों बड़ी हुई तो वर्षा के स्वभाव में फर्क आने लगा। कोमल की शादी उसी गांव में रहने वाले मोहन के साथ हो जाती है। मोहन एक दर्जी था। शादी के बाद कोमल ने भी अपने पति का काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। वो भी मोहन से कपड़े सिलना सीख रही थी और कुछ ही समय में मोहन ने उसे बहुत अच्छी सिलाई करना सिखा दिया। मोहन भैया, आपने लहंगा तो बहुत सुंदर तैयार किया है। सचमुच मुझे जैसा लहंगा चाहिए था आपने बिल्कुल वैसा ही सिला है। सच कहूँ रेखा, तो ये लहंगा मैंने नहीं बल्कि तुम्हारी भाभी कोमल ने सिला है। कोमल अब मुझसे भी अच्छी सिलाई करने लगी है। सारे डिजाइन ये खुद तैयार करती है। रेखा, तुम्हारे भैया तो मेरी वैसे ही तारीफ करते रहते हैं, पर इस तारीफ के असली हकदार तुम्हारे मोहन भैया ही हैं। ये मुझे सिलाई न सिखाते तो भला मैं क्या इतना सुंदर लहंगा तैयार कर सकती थी? बताओ तो। जो कुछ भी है, लहंगा बहुत सुंदर सिला है भाभी। और एक बात और कहूँ, आप दोनों में बहुत प्यार है। मैं चाहती हूँ मेरी शादी के बाद मेरे और मेरे पति के बीच भी ऐसा ही प्यार बना रहे। भले ही हम और आप पड़ोसी हैं, पर आप दोनों मुँह बोले भैया भाभी तो है ना। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने घर में खुश रहूं। हाँ हाँ रेखा, क्यों नहीं, तुम अपने घर में हमेशा खुश रहोगी। हाँ रेखा, तुम खुद बहुत अच्छी हो। मुझे पता है तुम अपने ससुराल में एक अलग जगह बना लोगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू भैया। और हाँ, आप दोनों ने मेरी शादी में जरूर आना है। मैं चलती हूँ। रेखा की शादी का सुनकर कोमल को वर्षा याद आ गई। काफी दिनों से वर्षा कोमल से मिली नहीं थी। वर्षा अमीर घर की लड़की थी। समय के साथ जब वो बड़ी हुई तो उसने अपने और कोमल के रिश्ते के बीच में अमीरी गरीबी की दीवार खड़ी कर दी। रेखा की शादी में दोनों का मिलना हुआ, पर वर्षा सबके सामने घमंड से भरी हुई बर्ताव कर रही थी। तुम्हें ये सुनकर हैरानी होगी कि मेरी शादी एक बहुत अमीर खानदान में होने वाली है। वैसे कुछ भी कहो, सब किस्मत की बात होती है। मुझे तो अपने ऊपर बहुत गर्व हो रहा है कि मैंने वक्त रहते तुम्हारी जैसी गरीब लड़की से दोस्ती तोड़ दी, वरना मैं तो नादानी में बचपन से तुमसे दोस्ती करके बैठी थी। कहते बड़े होकर ही इंसान को समझ आती है, और वो समझ मुझे सालों पहले ही आई। वैसे मैंने सुना है रेखा जो अपनी शादी में लहंगा पहन रही है वो तुमने तैयार किया है। हाँ, तुम्हें पता है शादी के बाद मैं भी अब मोहन जी के साथ सिलाई का काम करती हूँ। रेखा और उसकी मम्मी हमसे ही कपड़े सिलवाते हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं रेखा के लिए अच्छा लहंगा तैयार कर सकूं और उसे पसंद भी आया। सोच रही हूँ और अच्छे नए तरीके के लहंगे सिलना शुरू कर दूं। आगे शादियाँ भी आ रही हैं। पर जैसे लहंगे तुम सिलती हो ना, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं पहनती। मैं तो कल शहर जा रही हूँ अपने लिए महंगा लहंगा सिलवाने। मैंने पसंद किया है, शहर में 5 लाख का लहंगा है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मेरे मोबाइल फोन में उसकी फोटोज है। ये देखो, ये मोबाइल फोन मेरे होने वाले पति ने मुझे गिफ्ट किया है। वैसे तुम्हारे पास मोबाइल फोन है ना? हाँ, ये मोबाइल फोन अभी कुछ दिन पहले ही मोहन जी ने मुझे खरीद कर दिया है। ओह अच्छा, ये तो 5-7 हजार का सस्ता मोबाइल फोन है। कोई नहीं, लाओ तुम मुझे अपना नंबर दो, मैं तुम्हें अपनी शादी में बुलाऊंगी। तुम देखना मैं जो लहंगा पहनूंगी कितना अलग होगा। तुम्हें भी थोड़े आइडियाज मिल जाएंगे नए तरह के लहंगे बनाने के। हाँ अभी आई, 1 सेकंड, मुझे रेखा बुला रही है। कोमल बहू, तुम्हारी सहेली वर्षा को बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। हम भी कोई गए गुजरे थोड़ी हैं जो ये तुम्हें इतना सुना गई। पूरे गांव के कपड़े सिलती हो तुम। इसे क्या पता कि मेहनत करना क्या होता है। इसे तो अमीर बाप की बेटी होने का इतना घमंड है। सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था जब ये तुम्हें फालतू का सुना रही थी। कोई जरूरत नहीं है इसकी शादी में जाने की। ऐसे लोग दोस्त होने के लायक ही नहीं है जो अमीर और गरीब में भेद करें। कोमल की सास ने उसे साफ मना कर दिया कि वो अपनी सहेली वर्षा की शादी में नहीं जाएगी। कोमल ने भी अपनी सास की बात को माना और अपनी सहेली की शादी में जाने का विचार छोड़ दिया। पर शादी से 2 दिन पहले वर्षा उसे कार्ड देने आ ही गई। सुन, परसों मेरी शादी है, तुझे और मोहन जी को शादी में जरूर आना है। पर एक बात सुन ले, तू ना थोड़े ढंग के कपड़े पहन कर आना। तू तो जानती है मैं एक अमीर खानदान की बेटी हूँ। अमीर खानदान में ही शादी करके जा रही हूँ। तुम सबको अच्छा दिखना जरूरी है। अब तू बचपन की सहेली है, इसलिए तुझे शादी में बुलाए बिना मैं रह नहीं सकती थी। वर्षा के ताने अब हद पार कर चुके थे। कोमल की सास से नहीं रहा गया। बस वर्षा, बहुत सुना दिया तुमने मेरी बहू को। तुम अपने आप को समझती क्या हो? हमारे घर से तुम्हारी शादी में कोई नहीं आएगा। तुम बहुत घमंडी हो। अरे तुम पैसे वाली हो तो क्या तुम मेरी बहू को सुनाती रहोगी? अरे जैसे भी रूखा सूखा खाते हैं पर किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाते। अब चली जाओ यहाँ से और आज के बाद मेरी बहू से दूर रहना। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है आप जैसे गरीबों को अपनी शादी में बुलाने का। वो तो मुझे कोमल पर तरस आ गया था। सोचा बचपन से जानती है तो बुला लेती हूँ। पर अच्छा हुआ आपने खुद ही आने से मना कर दिया। कम से कम हमारा अपमान तो नहीं होगा, गरीब कहीं के।
वर्षा गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई। सच में कैसी बेशरम लड़की है, इतना भी क्या घमंड की सुनाती चली जा रही थी तुम्हें। बहू, अपना मन मत खराब करो, वो बदतमीज है। लगता है इस लड़की को तमीज ही नहीं है किसी से बात करने की। कोमल को पता था कि वर्षा और उसकी दोस्ती जो थोड़ी बहुत बची थी वो अब पूरी तरह से टूट चुकी है। उसने अपने मन को संभाला और फिर अपने काम पर लग गई। और शादी से एक दिन पहले जब वो मोहन के साथ दुकान पर पहुंची तो वर्षा का फोन आ गया। वो बहुत घबराई हुई थी। कोमल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गांव में मुझे किसी भी दुकान पर ढंग के लहंगे नहीं मिल रहे। कल शादी और आज शहर में कर्फ्यू लगा है, सारी दुकानें बंद है, सारे रास्ते बंद है, शहर से कोई आ जा भी नहीं सकता। दुकानदार ने फोन पर साफ मना कर दिया है। उसने तो पापा के अकाउंट में पैसे भी भिजवा दिए। वो बोल रहे कि वो मेरा लहंगा नहीं भिजवा सकते क्योंकि शहर में बहुत गुंडागर्दी हो गई है, इसी वजह से कर्फ्यू लग गया है। कोमल प्लीज, क्या तू मेरे लिए रेखा के जैसा लहंगा सिल सकती है? तूने उसका लहंगा बहुत अच्छा सिला था। प्लीज, तू मेरी सहेली है, मैं तेरे अलावा किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। मुझे पता है तू मेरे लिए लहंगा जरूर सिल देगी। वर्षा, मैं तुम्हारी शादी का लहंगा जरूर तैयार करूंगी। मैं आज रात को ही लहंगा सिल दूंगी। शादी कल है ना, कल सुबह तक लहंगा तैयार हो जाएगा। मुझ पर भरोसा रखो और बिल्कुल टेंशन मत लो। मुसीबत के समय वर्षा को अपनी सहेली कोमल की याद आई और कोमल ने भी मुसीबत के समय अपनी सहेली की मदद की। उसने मोहन के साथ मिलकर रात भर में एक बहुत सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर दिया। वर्षा अपनी सहेली कोमल के हाथों के सिले लहंगे को पहनकर बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे माफ कर दे कोमल, मैंने तुझे कितना सुनाया, पर आज जब मुझ पर परेशानी आई तो तू ही मेरे काम आई। कैसे काम ना आती, तू मेरी बचपन की सहेली जो है, और मुसीबत के समय अपने दोस्त के काम आना ही तो सच्ची दोस्ती है। आज तू दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर लग रही है। वर्षा कोमल और उसके परिवार वालों को अपने ससुराल वालों से मिलवाती है। वो कोमल को बहुत सम्मान देती है और एक बार फिर से कोमल और वर्षा की दोस्ती का रिश्ता मजबूत हो जाता है। हे भगवान, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। पंडित जी, ये लीजिए प्रसाद। इसका भोग भोलेनाथ को लगा दीजिएगा, मैंने बड़े मन से बनाया है। जीती रह बिटिया, अब ऊपर वाला करे कि जल्द से जल्द तुझे कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए। भोलेनाथ ने चाहा तो ऐसा ही होगा पंडित जी, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो मैं अपना सारा जीवन भोलेनाथ के चरणों में लगा दूंगी। अब मैं ये थोड़ा प्रसाद बाहर बैठे बच्चों को भी देकर आती हूँ। ठीक है बिटिया। सीमा बाहर बैठे बच्चों को प्रसाद देने चली जाती है। तभी भोलेनाथ के मंदिर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से रमोला नाम की एक औरत उतरती है और अपने साथ ढेर सारे फल फ्रूट्स बच्चों को बांटने के लिए आती है। लीजिए पंडित जी, ये सब सामान उन गरीब बच्चों में बंटवा दीजिए। मैं उन्हें नहीं बांट सकती ना, कहीं उनके गंदे हाथ मुझसे लग गए तो। जी, जैसा आपको ठीक लगे। रमोला घमंड से पंडित जी को वो सब फल फ्रूट देती है, जिसके बाद वो वापस जाने लगती है तो उसकी नजर बाहर प्रसाद बांट रही सीमा पर जाती है। फिर वो पंडित जी से पूछती है, पंडित जी, ये लड़की कौन है? जब भी मेरा इस मंदिर में आना होता है मैं इसे यहीं देखती हूँ। इसका नाम सीमा है। बेचारी बचपन से अनाथ है, बचपन से यहाँ पली बड़ी है। भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त है ये। ओह, तो ये बात है। पंडित जी की बात सुनकर रमोला वहाँ से चली जाती है। इधर सीमा भी सब बच्चों को प्रसाद देने के बाद अपनी बचपन की सहेली रिधिमा के घर चली जाती है। तू अब आ रही है? अब फुर्सत मिली तुझे आने की? क्या करूं, मंदिर गई थी तो पूजा पाठ में समय लग गया। अच्छा बता, कहाँ है तेरे कपड़े जिसको सिलना है? ला, मैं सिल देती हूँ। रिधिमा ढेर सारे कपड़े सीमा को देते हुए कहती है, ये ले। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज बस रिधिमा 2 मिनट और ये मेरी सहेली को लग गया काला टीका। अब तुझे किसी की नजर नहीं लगेगी। चल अब जल्दी कर, नीचे तेरा इंतजार कर रहे होंगे। सीमा रिधिमा को लेकर नीचे आती है जहां रमोला बैठी होती है। दरअसल रमोला अपने छोटे बेटे के लिए लड़की देखने आई हुई होती है। उसकी नजर जब सीमा पर पड़ती है तो रिधिमा के घर उसे देख वो हैरान रह जाती है। अरे, ये तो वही लड़की है जिसे मैंने उस दिन मंदिर में देखा था। ये यहाँ कैसे? जी, ये सीमा है, रिधिमा की सहेली। लगता है ये प्रभु का ही कोई इशारा है। अगर मैं इसकी शादी अपने बड़े बेटे सुधीर से करवा दूं तो वैसे भी उसकी बढ़ती उम्र और काले रंग की वजह से उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं करती।
रमोला अपने छोटे बेटे का रिश्ता रिधिमा से तय कर देती है, तो वहीं अपने बड़े बेटे के लिए सीमा को पसंद कर लेती है। जहां सीमा अपना और अपनी सहेली का एक ही घर में रिश्ता होने से बहुत खुश होती है, तो वहीं दूसरी तरफ रिधिमा। माँ, आप तो अच्छे से जानती है ना, उस सीमा को मैंने अपनी सहेली इसलिए बनाया था ताकि वो मेरे सारे काम कर सके, इसलिए नहीं कि वो मेरी जेठानी बन जाए। बेटा, वो तेरी सास का फैसला है, इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इसमें तेरा भी फायदा है। जैसे वो शादी से पहले तेरा हर काम करती थी, वैसे ही शादी के बाद भी तू उसे नौकरानी की तरह सब काम करवा सकती है। अपनी माँ की ये बात सुन रिधिमा बड़ी खुश होती है और वो इस शादी के लिए मान जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों सहेलियां ब्याह कर अपने अपने ससुराल आ जाती हैं। अंकुश बेटा, तू मेरी इस अमीर बहू रिधिमा को ऊपर वाले कमरे में ले जा। अब से तुम दोनों ऊपर वाले हिस्से में ही रहोगे। और तू कलवे, मेरा मतलब है सुधीर, तुम इस लड़की को सामने वाले कमरे में ले जाओ। तुम दोनों यही नीचे वाले हिस्से में ही रहोगे। एक ही ससुराल में होने के बावजूद भी उनकी सास दोनों को आते ही अलग अलग फ्लोर पर रहने को देती हैं। सुनिए, माँ जी ने आपसे इस तरह बात क्यों की? मेरा रंग काला है, शायद इसलिए माँ मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करती। आप चिंता मत कीजिए, एक दिन माँ जी भी आपके दिल की वो अच्छाई देख पाएंगी जो मैं देख पाती हूँ। ये सुनकर सुधीर को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही एक रोज, सुनिए जी, मुझे नई चादर और पर्दे लेने थे अपने कमरे के लिए। देखिए ना, कितने गंदे और फटे हुए से लग रहे हैं। आप कुछ पैसे दे देते तो मैं ले आती। तुम तो जानती हो ना सीमा, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैं सिर्फ अपने छोटे भाई के कपड़ों के शोरूम में साफ सफाई का काम करता हूँ, तो मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है, और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं वो माँ मुझसे ले लेती है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो माँ से जाकर कहो। सीमा अपनी सास से पैसे मांगने जाती है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तुम गरीबों की यही आदत तो बुरी है। तुम गरीबों को लगता है जो भी चाहिए सामने वाले से मांग लो। सीमा को अपनी सास की ये बात बहुत बुरी लगती है। ऐसे ही दिन बीते। कुछ दिन बाद सावन के सोमवार शुरू हो गए। सीमा हर सोमवार व्रत रखती और मंदिर में जाकर जल चढ़ाती। सारा दिन भूखी प्यासी सीमा घर के कामकाज करती तो रिधिमा सारा दिन फल फ्रूट या शेक पीती रहती। शाम होते ही रिधिमा को तेज भूख लगती है। उफ, सारा दिन भूखी रहकर तो मैं मर गई। माँ जी इसको बोली जल्दी से हमारे लिए कुछ खाने को बना देगी। रमोला सीमा को खाना बनाने के लिए कहती है। सीमा जल्दी से सबको खाना बनाकर खिलाती है। सीमा के पति की कमाई कुछ खास नहीं थी, इसलिए घर में उन दोनों की वैल्यू भी कुछ खास नहीं थी। एक रोज, सुधीर, वो क्या है ना, हमें एक पार्टी में जाना है और अंकुश के जूते ठीक से पॉलिश नहीं है, और तुम तो जानते हो उसे अपने जूते कपड़े सब साफ चाहिए होते हैं। वो आज पॉलिश वाला भी नहीं आया था, तो तू ही उसके जूते पॉलिश कर दे, आखिर भाई ही तो है तेरा। ये बात सुनकर सुधीर को अजीब लगता है, लेकिन वो अपनी माँ को ना नहीं कर पाया और अंकुश के जूते पॉलिश करने लगा। उस घर में उन दोनों के साथ ऐसे ही भेदभाव किया जाता था। एक दिन सीमा अपने साथ तो ये सब बर्दाश्त कर लेती, लेकिन अपने पति के साथ हुए ऐसे व्यवहार से वो बहुत दुखी थी और अब उसने अपने पति का साथ देने की ठानी। एक रोज उनके शहर में एक बहुत बड़ी लहंगा प्रतियोगिता होनी थी और जीतने वाले को पूरे 10 लाख का इनाम मिलना था। हमारे शहर में ये प्रतियोगिता, मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लूंगी। अगर ये गरीब उसमें हिस्सा लेगी तो मैं भी लूंगी और महंगा सा लहंगा लेकर इसे हरा दूंगी। अब दोनों देवरानी जेठानी लहंगे की प्रतियोगिता की तैयारी करती हैं, जिसमें ऊपर रहने वाली अमीर रिधिमा अपने लिए एक बड़े फैशन डिजाइनर से महंगा लहंगा बनवाती है, तो वहीं नीचे रहने वाली गरीब बहू अपनी पुरानी सी साड़ी को डिजाइन में काटकर उसमें सुंदर सीक्वेंस लगाकर उसको तैयार कर लेती है। कुछ दिनों बाद प्रतियोगिता में दोनों भाग लेती हैं और अपनी सुंदर लहंगे की वजह से सीमा ये प्रतियोगिता जीत जाती है और उसे पूरे 10 लाख का इनाम मिल जाता है। धीरे धीरे उनके पास खूब पैसा आ जाता है और वो खुद का बड़ा सा बंगला ले लेते हैं।